धूमिल एक विद्रोही कवि थे, आक्रामक और मुखर विद्रोही कवि। वे अपने समय में प्रचलित कविता के वस्तु संसार, काव्य भाषा और काव्य शिल्प तीनों से ही एक तरह से असंतुष्ट थे और वे अपना नया काव्य व्यक्तित्व पाने की प्रक्रिया में कविता के लिए नई विषय वस्तु और काव्य भाषा ही नहीं खोज रहे थे, बल्कि एक नया काव्य मुहावरा और एक नए काव्य शिल्प की खोज भी कर रहे थे। धूमिल के विद्रोह के कई रूप हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात शुरू करेंगे उनकी कविता संबंधी समझ या धारणा से। धूमिल अपने समय में मौजूद सभी कविता प्रारूपों से असहमत थे, असंतुष्ट थे और एक नया काव्य प्रारूप प्राप्त करना चाहते थे। स्वाभाविक ही था कि वो कविता के बारे में एक नई तरह की समझ भी अपने भीतर विकसित कर रहे हों। कविता और जनतंत्र ये दो केंद्रीय सरोकार हैं जो धूमिल की कविता में निरंतर व्यक्त होते रहे हैं। एक बड़ी लंबी और चौड़ी जगह, एक लंबा वृत्त, ये दोनों सरोकार उनकी कविता में खींचते हैं। इसीलिए धूमिल ने न सिर्फ कविताएं लिखी, बल्कि अपनी कविताओं में कविता के से संबंधित अपनी अवधारणाएं भी स्पष्ट की। धूमिल के सामने जो कविता मौजूद थी वो मोटे तौर पर प्रगतिशील कविता और नई कविता थी। नई कविता की दो धाराएं धूमिल के जमाने तक बहुत साफ नहीं की जा सकी थीं, यानी कि वह धारा जिसका नेतृत्व मुक्तिबोध करते थे और वह धारा जिसका नेतृत्व वैचारिक और कलात्मक नेतृत्व अज्ञेय करते थे। इन दोनों को बहुत साफ साफ अलगाया नहीं जा सका था, परंतु इसे अलगाने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। स्वयं मुक्तिबोध ने अपने आलोचना कर्म में नई कविता और प्रयोगवाद के सम्मिलित कवि घराने को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी और उनके इस काम को आलोचक नामवर सिंह ने अपनी निबंधों और अपनी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। स्वाभाविक था कि प्रगतिशील कविता और नई कविता की पृष्ठभूमि से उभरने वाले एक नए कवि के भीतर कविता की जो धारणा, कविता की शिल्प के संबंध में जो धारणा अवचेतन में आकार ले रही होगी, वो इन्हीं दोनों कविता प्रारूपों से संवाद करते हुए विकसित कर रही होगी। धूमिल विशेष रूप से नई कविता के कोमल प्रारूपों के विरुद्ध थे। वो अपनी कविता के भीतर नई कविता के उन कोमल, नाजुक मिजाज प्रारूपों से दूर जाने की एक सुचिंतित और सुनियोजित कोशिश कर रहे थे। वे नए तरीके से कविता के बारे में सोच रहे थे और कविता को एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। उनके पहले और उनके जीवन काल में छपे इकलौते कविता संकलन संसद से सड़क तक की एक कविता है, कवि 1970। इसमें वो साफ साफ कहते हैं, इस वक्त जबकि कविता मांगती है समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए, उसके मुंह से खून की बू आ रही है। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि धूमिल एक ऐसी कविता चाहते थे जिसके मुंह से खून की बू आए, यानी ये अब तक चले आ रहे अहिंसक किस्म के काव्य प्रारूपों से एक भिन्न प्रारूप वाली कविता हो। इसी कविता में, यानी कवि 1970 नाम की इस कविता में, वे नई कविता की उन नाजुक मिजाज कला प्रारूपों से अपनी विरक्ति को बहुत साफ तरीके से व्यक्त कर पा रहे थे। वे कहते हैं, कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूं
जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आपे कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। आपे जवाब दो, मैं इसका क्या करूं। चोली और चोंगा नहीं बन सकता कविता से, तो जंगल से, जंगल का संकेत संभवतः नक्सलबाड़ी की तरफ है। जंगल से लेकर जनता तक इस कविता का मैं क्या करूंगा। धूमिल कवि 1970 नाम की अपनी इस कविता में कविता के उद्देश्य, कविता के लक्ष्य को लेकर एक खास तरह से बहस शुरू करते हैं। इस कविता की आगे की ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के में कौन सा गुल खिला दूं। यदि ये मैं पूरा पैराग्राफ क्रम से पढ़ूं तो शायद आप इसकी भंगिमा को, इसके अर्थ को ज्यादा गहराई से समझ सकेंगे। कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूं, जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आपे कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। आपे जवाब दो, मैं इसका क्या करूं। तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के में कौन सा गुल खिला दूं। कविता की पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि कविता के जो प्रारूप धूमिल के समय में मौजूद थे, ये कुल मिलाकर एक ऐसी कविता का बाना रचते थे जो जहां कविता तितली के पंखों जैसी है, कोमल, नाजुक, जिसमें इस समय के यानी धूमिल के समय के विद्रोह को व्यक्त करने की, आक्रामकता और आक्रोश को धारण करने की क्षमता नहीं है। वो विद्रोह, वो आक्रोश, वो आक्रामकता जो पटाखा के प्रतीक से, पटाखा के शब्द से ध्वनित होता है। तो ये एक ऐसी कविता का बाना है जो तितली के पंखों जैसी है। इसमें पटाखा कैसे बांधा जा सकता है, ऐसा सवाल धूमिल करते हैं। स्वाभाविक है कि ये तितली के पंखों जैसी जो कविता है, वो नई कविता की कलामुखी, कला आग्रही और बहुत ही सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की मांग करने वाली कविता की तरफ इशारा है। और धूमिल इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी असहमति और अपनी एक तरह की वितृष्णा भी इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। धूमिल को अनेक बार अकविता का कवि कहा जाता है। यूं तो ये बात धूमिल के समूचे काव्य संसार को देखने और उससे गुजरने पर सटीक मालूम नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अकविता आंदोलन की कुछ प्रभावशाली छवियां धूमिल की कविता में मौजूद हैं। इसलिए यदि मान लिया जाए कि धूमिल अकविता के कवि हैं या अकविता से प्रभावित कवि हैं या वे अकविता से किसी तरह का संवाद करते हैं, तो इसका सीधा आशय है कि वे अकविता में जाते हुए कविता से नहीं, बल्कि कविता के उन प्रारूपों से दूर जाना चाहते हैं जो कविता के नाम पर उनके जमाने में लोकप्रिय थे। सीधा आशय यह है कि यदि नई कविता की कला आग्रही, कलामुखी, सुरुचिपूर्ण कविता ही कविता है, तो धूमिल को इस कविता से मुक्ति चाहिए। वो ऐसी कविताओं का कवि बनने की तुलना में अकवि होना ज्यादा पसंद करेंगे। उन्हें एक ऐसी कविता चाहिए जहां पटाखे यानी आक्रोश और आक्रामकता और विद्रोह को जगह मिल सके। स्पष्ट है कि धूमिल एक निस्तेज, अनाक्रामक और शांत कविता की तुलना में एक ऐसी कविता चाहते हैं जो नाजुक मिजाज ना हो और नाजुक मिजाजी के नाम पर एक खास तरह की सुरुचि
का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश न करें। नया प्रतीक पत्रिका के फरवरी 1978 के अंक में प्रकाशित अपनी डायरी में वे साफ साफ कहते हैं, पहला काम कविता को भाषाहीन करना है। आप समझ सकते हैं कि एक कवि जो भाषा के प्रति बेहद सतर्क हो, एक कवि जिसका काम भाषा के बगैर न चल सकता हो, क्योंकि कविता का समूचा व्यापार अंततः भाषा व्यापार है। समूची कविता भाषा के माध्यम से भाषा में ही लिखी जाती है। तब धूमिल की इस पंक्ति का स्पष्ट रूप से आशय क्या है? मैं कविता को भाषाहीन करना चाहता हूं। इसका अर्थ यह है कि कविता के नाम पर या कविता में जिस तरह की भाषा उनके समय में खासतौर पर नई कविता का कला आग्रही घराना इस्तेमाल कर रहा था, कविता के उस भाषा प्रारूप से धूमिल मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए वे इस बात को और साफ करते हुए कहते हैं कि मैं एक ऐसी कविता लिखना चाहता हूं जिसमें शिल्प का उतना महत्व न हो, बल्कि महत्व हो कथ्य का। वे साफ साफ कहते हैं, उनकी टिप्पणी है, आज महत्व शिल्प का नहीं कथ्य का है। सवाल यह नहीं कि आपने किस तरह कहा है, सवाल यह है कि आपने क्या कहा है। स्पष्ट है कि धूमिल अपने समय में मौजूद कला आग्रही, कलामुखी, एक खास तरह की सुरुचि को, व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने वाली, कविता के नाम पर एक खास तरह की सुरुचि और कला को के वर्चस्व को स्थापित करने वाली कविता के विरुद्ध थे। इसीलिए अपनी कविताओं में उन्होंने जो कविता के बारे में बातचीत की, उस बातचीत में जो विचार रखे, जो धारणाएं रखीं, कहीं कहीं वे साफ और स्पष्ट हैं और कहीं कहीं उनमें एक खास तरह की अर्थधुंध है, एम्बिग्विटी है। इसके बावजूद इतना तो स्पष्ट ही है कि धूमिल उस समय के लोकप्रिय, आलोचक प्रिय, पाठक प्रिय कविता प्रारूप से मुक्त होना चाहते थे या मुक्ति देना चाहते थे। इस तरह धूमिल का ये समूचा संघर्ष हमें उस संघर्ष की याद दिलाता है जिसे मुक्तिबोध ने जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि के विरुद्ध संघर्ष कहा था, जिसे मुक्तिबोध ने जड़ीभूत काव्याभिरुचि के विरुद्ध संघर्ष कहा था। एक तरह से वह संघर्ष जिसे मुक्तिबोध ने स्वयं अपने जीवन काल में शुरू किया, धूमिल उस संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले एक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने आधुनिक, नागर और मध्यवर्गीय कविता कला के प्रारूपों पर गहरी चोट की और इसमें सीमित हो रही कविता की सुरुचियों को के खिलाफ मोर्चा खोला और कविता को एक मुक्त द्वारी संरचना की तरह विकसित करने का जोखम उठाया। ऐसा करते हुए धूमिल असल में कविता का और भाषा का, कविता की संरचना और शिल्प का जनतांत्रीकरण कर रहे थे। इसमें वे उन विषयों को ही नहीं भीतर प्रवेश दिलाने की कोशिश कर रहे थे जो विषय अभी तक कविता के विषय नहीं माने गए थे, बल्कि वो एक ऐसी भाषा जो कविता की भाषा नहीं मानी जाती, एक ऐसा तेवर जो कविता का तेवर नहीं माना जाता, एक ऐसा टोन जो कविता का टोन नहीं माना जाता, एक ऐसी मुहावरेदारी जो कविता के लिए उचित नहीं मानी जाती, इस सब को भी वो कविता के भीतर ले आने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में देखें तो धूमिल एक राष्ट्रीय स्तर पर उभरी एक ऐसी काव्य पीढ़ी का अंग मालूम पड़ते हैं, जो काव्य पीढ़ी अपनी अपनी भाषा में और इस तरह से समूचे भारतीय परिदृश्य में अपने अपने तरीके से जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचियों से और जड़ीभूत
कविता अभिरुचियों से संघर्ष कर रही थी। 1961-62 में बंगाल में उभरी भूखी पीढ़ी, तेलुगु में उभरी दिगंबर पीढ़ी, हिंदी में पीढ़ी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में उभरी नक्सलबाड़ी प्रभावित कवियों की पीढ़ी, अकवियों की पीढ़ी और मराठी में दलित पैंथर्स की पीढ़ी, ये वे पीढ़ियां, ये उन कवियों की पीढ़ी थी जो कविता को जनतांत्रिक बनाने की और कविता के सीमित प्रारूपों से कविता को मुक्त करने की एक तरह की कोशिश कर रहे थे। ये सभी कवि, भूखी पीढ़ी के कवि, दिगंबर पीढ़ी के कवि, नक्सलबाड़ी के कवि, अकविता के कवि और दलित पैंथर्स यानी मराठी की दलित कविता के कवि अपनी अपनी भाषाओं में जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचियों के विरुद्ध, कविता अभिरुचियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। और ये संघर्ष इसलिए ज़रूरी था ताकि जो बहुत सारा जीवन, बहुत सारी भाषिक विन्यास, बहुत सारी भाषिक संरचनाएं, बहुत सारी काव्य संरचनाएं और काव्य शिल्प, बहुत सारे काव्य मुहावरे जो अभी तक कविता के भीतर प्रवेश नहीं पा सके थे, वे सब के सब कविता के भीतर प्रवेश कर सकें और कविता इतने अनंत रूपों में हमारे सामने खुल सके। तरह तरह की जीवन स्थितियों में तरह तरह की कविता काम आने वाली हो, ऐसी कविता उभर सके। ऐसा इन पीढ़ियों के पीछे जो सांस्कृतिक अवचेतन था उसको गहराई से पढ़ने से मालूम पड़ता है। ये सभी के सभी कवि न सिर्फ सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में यानी सौंदर्याभिरुचियों के क्षेत्र में, कविता की सीमित दुनिया के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, बल्कि मोटे तौर पर देखें तो ये सभी के सभी कवि समाज व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था से भी असंतुष्ट कवि थे। एक अर्थ में ये समूची काव्य पीढ़ी एक विद्रोही पीढ़ी थी। इस विद्रोह के अनेक रूप इनकी कविताओं में मिलते हैं। कहीं वो सुसंगत वैचारिकता लिए हुए हैं, कहीं वो सुसंगत विचारधारात्मक आधार लिए हुए हैं, कहीं कहीं वे अराजक हैं, कहीं कहीं विभिन्न विचारधारात्मक और वैचारिक संहिताओं से, प्रणालियों से वे संवाद करते हैं, और कहीं कहीं वे बिल्कुल किसी से जुड़े बगैर, किसी में शामिल हुए बगैर, किसी का साथ लिए बगैर स्वतंत्र कवि की तरह पेश आने की कोशिश करते हैं। परंतु ये सभी कवि समाज व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था से और कविता के भीतर चली आ रही व्यवस्था से, रुचियों और सुरुचियों से एक तरह से असंतुष्ट थे और उनके विरुद्ध एक जबरदस्त मोर्चा खोल रहे थे। धूमिल की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित कविता संग्रह कल सुनना मुझे की एक कविता, जिसका शीर्षक ही है कविता में हस्तक्षेप, में वे अपनी काव्य धारणा को और अधिक स्पष्ट करते हैं। धूमिल की कविता संबंधी समझ को समझने के लिए यह कविता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यूं भी नक्सलबाड़ी आंदोलन के आने के बाद कविता से एक भिन्न तरह की उम्मीद कवियों के भीतर और पाठकों के भीतर जाग रही थी, और यह स्वाभाविक ही था कि नक्सलबाड़ी से प्रभावित एक कवि, नक्सलबाड़ी की चेतना से संवाद करने वाला एक कवि ऐसी कविता धारणा लेकर हिंदी में आए। इस कविता धारणा में नई कविता के सीमित प्रारूपों से बहस करने की बजाय अपना ही एक प्रारूप सामने रखने की एक कोशिश धूमिल करते हैं। इस कविता के अंत का एक हिस्सा जो कुछ कुछ डायरी नुमा है, एक गद्य के टुकड़े जैसा है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है और समूह को
साहसिकता। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए आपको नक्सलबाड़ी की पृष्ठभूमि, नक्सलबाड़ी से उभरे सवाल, नक्सलबाड़ी जिन परिवर्तनों की मांग कर रही थी, जिन परिवर्तनों की बात कर रही थी, उन सब को ध्यान में रखना होगा। तभी आप इस कविता धारणा को ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। मेरी कविता, धूमिल कहते हैं, इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है। पूंजीवाद और पूंजीवाद का एक खास तरह का विकास जो भारत जैसे मुल्क में हुआ, जहां उसने सामंतवाद से, पितृसत्ता से और धर्मतंत्रवाद से एक तरह का गठबंधन कायम किया। इस समाज में मनुष्य पूंजीवाद की दुनिया में जाते ही, पूंजीवादी नगरों, पूंजीवादी औद्योगिकरण में जाते ही अकेलेपन का शिकार होने के लिए अभिशप्त है। कार्ल मार्क्स ने जिसे एलियनेशन कहा था। गहरे स्तर पर यह शब्द व्याख्या की मांग करता है और इसकी व्याख्या पूरी दुनिया भर में हुई है। यह जो एलियनेशन है, एक खास तरह से समाज से अलगाव और इस अलगाव से उपजने वाला अकेलापन। कविता इस अकेलेपन में घिर गए व्यक्ति को, पाठक को सामूहिकता देती है। आप याद करें मुक्तिबोध की उस पंक्ति को, अकेलेपन में उनका साथ है जो तुम्हारे द्वारा गर्हित हैं। ये जो अकेलेपन में साथ है, मुक्तिबोध की कविता मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं कि ये पंक्तियां हैं। इसी तरह अकेले में साहचर्य का साथ की धारणा मुक्तिबोध प्रकट करते हैं अंधेरे में कविता में, जहां अंधेरे में का काव्यवाचक, काव्य नायक एक जिंदगी के अंधेरे बंद कमरों में कैद है, लेकिन कोई है जो उसका साथ देने के लिए, उसे सामूहिकता देने के लिए उसकी जिंदगी के दरवाजे को बार बार खटखटा रहा है, जहां वो एक समूह लेकर उसके सामने उपस्थित है। इसलिए जब धूमिल ये कहते हैं मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है, तो ये पूरी की पूरी जो बदलाव की प्रक्रिया है कविता के संबंध में, कविता पढ़ना कोई सांस्कृतिक व्यापार मात्र नहीं है। कविता पढ़ना सिर्फ बैठे ठाले का काम नहीं है। कविता सिर्फ पढ़े जाने के लिए नहीं पढ़ी जाती है। ये वो कविता नहीं है जिससे कि मनोरंजन होता है या जो खास तरह से आपके भीतर कोई चीज पैदा करती है, बल्कि ये कविता है जिसे पढ़कर, जिसके साथ रहकर आप एक भिन्न तरह से मनुष्य बनते हैं और एक भिन्न तरह से समाज में प्रवेश करते हैं और समाज को अनुभव करते हैं। इसलिए यह जो धारणात्मक परिवर्तन है, मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है और समूह को साहसिकता। यदि अकेला समूह में तब्दील भी हो जाता है, उसे अनदेखे अनजान साथियों का साहचर्य मिल भी जाता है, तो उसका एक सीमा के बाद कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वह समाज में कोई परिवर्तन उपस्थित कर पाने में सक्षम नहीं होगा। और यह परिवर्तन करने के लिए जरूरी है साहसिकता। इसलिए मेरी कविता न सिर्फ अकेले को सामूहिकता देती है, बल्कि वह समूह को सामूहिकता भी देती है। धूमिल के ऊपर पड़े मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव को, प्रगतिशील कविता के सुसंगत मार्क्सवादी कवियों की विचार चेतना के प्रभाव को इन पंक्तियों में साफ साफ देखा जा सकता है। आगे वे कहते हैं, इस तरह कविता में शब्दों के जरिए एक कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से भरता है, जबकि शस्त्र अपने वर्ग शत्रु को
समूह से विच्छिन्न करता है। यह ध्यान रहे कि शब्द और शस्त्र के व्यवहार का व्याकरण अलग अलग है। शब्द अपने वर्ग मित्रों में कारगर होते हैं और शस्त्र अपने वर्ग शत्रु पर। नक्सलबाड़ी की पृष्ठभूमि में इस कविता को पढ़े जाने से वर्ग मित्र और वर्ग शत्रु, कविता काम आती है वर्ग मित्र की दुनिया में। वो इस मैत्री को, वर्ग मैत्री को एक बड़े व्यापक समूह में तब्दील करने और उनके भीतर एक भावनात्मक और वैचारिक साझा विकसित करने के काम आती है। लेकिन कविता अकेले समाज में परिवर्तन नहीं ला सकती। समाज में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक शक्तियों, राजनैतिक शक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है और कभी कभी इन सामाजिक राजनैतिक शक्तियों को परिवर्तन के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है। वर्ग शत्रु को उसके आधारों से, उसके समूह से अलग करने के लिए कभी कभी शस्त्र उठाना पड़ता है ताकि वो समूह अपने वर्ग शत्रुओं के एक व्यापक समूह से अलग हो सके। कविता के बारे में इतनी गहरी समझ और इतनी स्पष्ट समझ धूमिल अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। इसीलिए धूमिल की कविता का विद्रोह यहां से शुरू होता है कि वे कविता के बारे में एक नई तरह की धारणा विकसित करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कविता धूमिल की चिंताओं में एक केंद्रीय चिंता है। शायद ही उनसे पहले किसी कवि ने और उनके बाद की पीढ़ी के किसी कवि ने कविता में कविता के बारे में इतनी बातचीत की हो। कविता के बाहर कवियों ने जो गद्य लिखा है उसमें कविता के बारे में बहुत सारी बातचीत उन्होंने की है, परंतु कविता के भीतर कविताएं लिखकर, कविताओं में कविता के बारे में बात करके शायद ही किसी कवि ने इतनी चिंता प्रकट की हो अपनी कविताओं में। इस अर्थ में धूमिल अपने से पूर्ववर्ती और अपने से बाद के कवियों की तुलना में एक बिल्कुल भिन्न और अनूठे कवि हैं। संसद से सड़क तक, जो कि धूमिल का सबसे लोकप्रिय संग्रह है और जिस पर धूमिल की ख्याति टिकी हुई है, उसमें एक कविता है मुनासिब कार्रवाई। इस कविता में कविता की धारणा में एक और तरह का आयाम धूमिल जोड़ते हैं। ये कविता संवाद शैली में लिखी गई है, यानी मैं और तुम और वह का वार्तालाप है इस कविता के भीतर। इसलिए कविता के बारे में जो बहस है वह भी इस मैं और तुम के सवाल जवाब से उभरती है। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा। बिल्कुल एक नए तरह की बात धूमिल इन पंक्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। ये शब्द समझने के लिए, इस धारणा को समझने के लिए, क्योंकि इस धारणा में जो केंद्रीय बिंब है, जो रूपक है, वो अदालत का रूपक है। शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा। बेकसूर आदमी कटघरे में खड़ा है। धूमिल ने कहीं एक और जगह कविता के बारे में कहा, कविता में कहा है, अकेला कवि कटघरा होता है। अदालत, कटघरे में खड़ा बेकसूर आदमी और बेकसूर आदमी का हलफनामा यानी कि कविता। इसलिए इस धारणा को समझने के लिए भारतीय समाज में निचली अदालतों के कामकाज को समझना बहुत जरूरी है। निचली अदालतों के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी आदमी सामान्यतया
न्याय पाने के लिए न्यायपालिका यानी निचली अदालतों में नहीं जाता, वो अन्याय से बचने के लिए अदालतों में जाता है। वो दूसरे को कसूरवार साबित करने के लिए अदालत में नहीं जाता, बल्कि वो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अदालत में जाता है। और अपने को बेकसूर साबित करने के लिए जब वह अदालत में जाता है तो वो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का, यानी कि एक तरह के अन्याय का प्रतिवाद करता है, प्रतिकार करता है। इसलिए कविता न्याय पाने के लिए अन्याय के विरुद्ध किया गया प्रतिकार है। एक इस तरह की धारणा इन पंक्तियों के भीतर से उभरती है, लेकिन इससे कविता की एक सीमा का भी एहसास शायद धूमिल कराने की कोशिश करते हैं जब वे कविता को हलफनामा कहते हैं। हम सब जानते हैं कि निचली अदालतों में हलफनामे बहुत खास तरह के प्रारूप में, खास शब्दावली में लिखे जाते हैं। ये शब्दावली, ये भाषा बहुत तयशुदा होती है। इसलिए ये जो कविता के प्रारूप हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ये भी तयशुदा भाषा में लिखे गए हलफनामों की तरह हैं। एक तरफ सीमा बताते हैं धूमिल, तो दूसरी तरफ वे अन्याय के विरुद्ध न्याय की आकांक्षा से किया गया प्रतिकार निरूपित करने की कोशिश करते हैं कविता को। इसी कविता में वो कहते हैं, क्या यह चरित्र बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये जो पदबंध है, आदमी होने की तमीज, धूमिल जो कुछ भी कविता के बारे में सोचते हैं, ये एक अकेली पंक्ति उस कविता के उस समूचे विमर्श को एक बहुत ही पुरातन, मानवीय और गहरे सांस्कृतिक मनुष्यता के एक विकास क्रम से और मानवीयता की एक पूरी प्रक्रिया से जोड़ देती है। आदमी होने की तमीज गालिब के एक बहुत मशहूर शेर का एक हिस्सा है। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। स्पष्ट है कि जो आजमजात है, जो आदमी द्वारा पैदा किया गया है, वो हर एक दो पैरों पर खड़ा हुआ वो जीव इंसान नहीं होता। इंसान बनने के लिए उसे खास तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसे खास तरह के समाज और संस्कृति के अनुरूप ढलना होता है। उसे खास तरह के मानवीय और सामाजिक गुणों को धारण करना होता है, तब बनता है इंसान, ऐसा गालिब कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो आदमी होने की तमीज है, ये धूमिल को वहीं ले जाती है। गालिब जिसे इंसान कहते हैं, इंसान बनने की प्रक्रिया, आदमी होने की तमीज जिसे आएगी, यानी कि तमीजदार आदमी, आदमी होने की तमीज से भरा हुआ आदमी, यानी कि गालिब की पुरानी शब्दावली में इंसान। इसलिए कविता मानवीय बनाने वाली, सांस्कृतिक बनाने वाली, सामाजिक बनाने वाली एक प्रक्रिया है जो हर एक व्यक्ति को नसीब नहीं होती। आधुनिक अर्थों में कोई भी व्यक्ति इंसान तभी बनता है जब वो मनुष्य द्वारा आधुनिक युग में किए गए संघर्षों से प्राप्त हुई चेतना को धारण करता है। यानी आधुनिक इंसान, आधुनिक युग में आदमी होने की तमीज से भरा हुआ आदमी तभी होगा जब वो नए युग की नई मूल्य प्रणाली को अपने भीतर धारण करे। 200-250 वर्षों में मनुष्य ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, जनतांत्रिकता और मुक्ति के लिए तरह तरह के संघर्ष किए हैं, और इन सभी संघर्षों से जो चेतना निर्मित हुई है, उस चेतना का ही एक घनीभूत रूप है इंसान बनना। इसलिए स्वाभाविक है कि धूमिल उस तरफ इशारा करते हैं, यानी स्वतंत्रता की,
समानता की, न्याय की, बंधुत्व की, जनतांत्रिकता की, मुक्ति पाने की कोशिश करता हुआ आदमी। और धूमिल के लिए शायद आदमी होने की तमीज का यही अर्थ है। इसलिए आदमी होने की तमीज का पुराना अर्थ, जिसमें सिर्फ मानवीयता के पुराने गुणों को धारण कर लेना ही पर्याप्त होता, धूमिल के लिए संभवतः नहीं है। धूमिल मनुष्य होने के लिए मानवीयता के नए गुणों को भी धारण करना संभवतः अनिवार्य मानते हैं। इसीलिए सिर्फ खुद मुक्त होना, खुद स्वतंत्र होना ही उन मनुष्य होने के लिए, आदमी होने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि आदमी होने की तमीज उन लोगों को होगी, उन लोगों को है जो अपनी मुक्ति के साथ साथ, जो अपनी मुक्ति को तब तक अधूरा समझते हैं जब तक कि समाज की मुक्ति नहीं होती, मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। इसलिए जो व्यापक सामाजिक परिवर्तन का, व्यापक राजनैतिक परिवर्तन का जो मोर्चा है, आदमी होने की तमीज का अर्थ है उस मोर्चे में शामिल होना, मानवीय संघर्षों में, सामाजिक संघर्षों में, राजनैतिक संघर्षों में शामिल होना। इसीलिए धूमिल आदमी होने की तमीज के रास्ते में आने वाली उन शक्तियों की भी पड़ताल करते हैं, जो शक्तियां अकेले आदमी को कटघरा बना देती हैं, जो शक्तियां सब कुछ को सिलसिले से काटकर अलग कर देना चाहती हैं। और धूमिल को जिन दबावों की, कटघरा होने की और सिलसिले से काट दिए जाने के दबावों की गहरी समझ है। धूमिल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आज के युग में, जो मूलतः वर्ग शत्रुओं का युग है, उस युग में कविता के लिए स्पेस बहुत कम है। इसीलिए वो अपनी एक कविता में कहते हैं, वक्त बहुत कम है, इसलिए कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो, क्योंकि असली अपराधी का नाम लेने के लिए कविता सिर्फ उतनी देर तक सुरक्षित है जितनी देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुई गड़ास के बीच बोटी सुरक्षित है। यह जो एहसास है कविता पर पड़ रहे दबावों का, कविता सिर्फ उतनी देर तक सुरक्षित है जितनी देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुई गड़ास के बीच बोटी सुरक्षित है। स्पष्ट है कि धूमिल किसी भी तरह के रोमांटिक उत्साह में कविता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। न वो छायावादी ढंग के रूमानी उत्साह में है, न ही वो प्रगतिशील कवियों के रूमानी उत्साह में है, और न ही वो किसी और तरह के रूमानी उत्साह में है। वे वास्तविकता को, यथार्थ को बहुत गहराई से समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वर्ग शत्रु सिर्फ जनता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि जनता को सोचने, विचारने की ओर अग्रेसित करने वाली, जनता को सोचने, विचारने और ज्यादा मनुष्य बनाने की कोशिश करने वाली किसी भी प्रक्रिया के विरुद्ध है। और चूंकि कविता जनता को सोचने, विचारने के लिए विवश करती है, उसे प्रश्नाकुल बनाती है, उसे अपनी वास्तविक जिंदगी से दो चार होना सिखाती है, उसे ज्यादा मनुष्य होना सिखाती है। इसलिए वर्ग शत्रुओं का यह संसार, समाज के ताकतवर लोगों का यह समूह कविता को के विरुद्ध है और कविता को संदेह की नजर से देखता है। इसीलिए धूमिल अपनी कविता में किए गए विचार से हमें कविता के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए विवश करते हैं। ये अकारण नहीं है कि अकादमिक क्षेत्र में और भाषा के पेशेवर क्षेत्रों में
किए जा रहे कविता विमर्श से धूमिल लगभग निराश हैं, और वे निराश हैं कविता के प्रति समाज के रिस्पॉन्स से भी। संसद से सड़क तक कविता संग्रह की पहली कविता का शीर्षक ही है कविता, और इस कविता को धूमिल के पूर्ववर्ती समय के, प्रारंभिक समय के विचारों का एक तरह का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। धूमिल इस कविता में कविता को एक बिल्कुल भिन्न तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। ये जो समाज है धूमिल का, ये जो समाज है हमारा, ये जो समाज है हमारा और धूमिल का संयुक्त समाज, ये वर्ग विभाजित और बहुस्तरीय समाज है, और इस समाज को कविता के अनंत रूपों की आवश्यकता है। इसलिए अनंत कविता प्रारूपों की जरूरत है, जो सभी कविता प्रारूप मिलकर जनता को जागरूक करें, वर्ग शत्रु के प्रति सचेत करें, वर्ग मित्रों से जोड़ें, सामूहिकता प्रदान करें, मानवीय बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। इसलिए कविता कभी संलाप हो सकती है, वर्ग मित्रों के बीच का संलाप। कविता कभी विवाद हो सकती है, बहस हो सकती है, वर्ग शत्रु से की गई बहस, वर्ग शत्रु के एजेंट से की गई बहस। और कविता कभी कभी इस समूचे परिदृश्य पर किया गया एकालाप भी हो सकती है। कभी कविता ज्यादा बोल सकती है, बड़बड़ कर सकती है, बातूनी हो सकती है, और कभी कभी वो बहुत ही संक्षिप्त एकालाप हो सकती है। कभी कभी वो शांत चित्त किया गया संलाप या विवाद या एकालाप हो सकती है, और कभी कभी वो खिन्न मन, बौखलाहट में किया गया संलाप, विवाद या एकालाप हो सकती है। धूमिल कहते हैं, घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का, वो जो घिर कर चारों तरफ से घिरा हुआ आदमी अपनी मनुष्यता को बचाने के लिए और घेरे से बाहर के अपने लोगों से खुद को संबद्ध करने के लिए, अपने को ढाढ़स या सांत्वना देने के लिए जो बोलता है, जो कहता है। कविता संक्षिप्त एकालाप है। ट्रेजेडी की तरफ भी इशारा करते हैं धूमिल, जब वे बताते हैं कि इस एकालाप को कोई नहीं सुनता। जो सामने है, यानी जो घेराव किया है जिन लोगों ने, वे तो उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, और इस घेराव से बाहर वो आवाज नहीं जा सकेगी। इसलिए कभी कभी कविता घेराव में घिरे हुए किसी व्यक्ति के बयान की तरह अकेली होती है, अपने से की गई बातचीत होती है। धूमिल बहुत सारी बातें अलग अलग समयों में कविता के बारे में कहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित तीसरे कविता संग्रह, जो अब तक का सबसे अंतिम कविता संग्रह है, सुदामा पाणे का प्रजातंत्र, उसमें एक कविता में वो कहते हैं कि मैं भारतीय वामपंथ के चरित्र को भ्रष्ट होने से बचाना चाहता हूं कविताओं के माध्यम से। इस तरह के सरलीकृत लक्ष्य भी वो कविता में रखते हैं। लेकिन संसद से सड़क तक कविता संग्रह के फ्लैप पर, उसके पहले पृष्ठ पर एक वक्तव्य है, जिसे धूमिल का प्रतिनिधि कविता वक्तव्य माना जाना चाहिए, जिससे धूमिल की खुद की कविता संरचना को और खुद के कविता प्रारूप को भी समझने में बहुत अधिक मदद मिलती है। अभी जैसा हमने कहा कि धूमिल कविता में कथ्य को महत्व देना चाहते थे, इसलिए वे एक ऐसे कविता संरचना या एक ऐसी कविता प्रविधि या एक ऐसे कविता शिल्प से परहेज करते थे जिसमें कथ्य कहीं दब कर छुप कर रह जाए, और शिल्प या संरचना प्रभावशाली होकर, इतनी प्रभावशाली होकर उभर आए कि वो कथ्य को दबा दे। इसलिए उन्हें एक ऐसी संरचना चाहिए जो कथ्य को
बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से बयान करे और ये जो संरचना उनके मन में है, उनके चेतन में है और अंततः उनकी कविता से उभरती है, इसे वे एक छोटे से वक्तव्य के माध्यम से कहते हैं। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। धूमिल के लिए कविता महान या छोटी नहीं है। धूमिल के लिए कविता सही या गलत है। गलत कविता के बहुत सारे प्रारूप प्रचलित हैं, लेकिन धूमिल जिस कविता को सही कविता कहते हैं, उस सही कविता को सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होना चाहिए। यानी बात सूझबूझ के साथ साफ साफ अर्थधुंध से भरकर नहीं, स्पष्ट अर्थ के साथ कही जानी जरूरी है। कविता एक सार्थक वक्तव्य है। यह धूमिल की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो न सिर्फ उनकी युग की हिंदी की और हिंदी के बाहर की भाषाओं में काम कर रहे कवियों की कविताओं पर लागू होती है, क्योंकि जिस काव्य पीढ़ी का मैंने जिक्र किया, भूखी पीढ़ी, दिगंबर पीढ़ी, नक्सलबाड़ी से प्रभावित कवियों की पीढ़ी, अकविता की पीढ़ी और दलित पैंथर्स की पीढ़ी, इन सभी कवियों के यहां आपको वक्तव्यों की प्रधानता मिलती है। इन सभी कवियों ने वक्तव्य का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया है। इसलिए एक तरह से इस पीढ़ी द्वारा आविष्कृत जो कविता प्रारूप है, उसकी ये केंद्रीय पंक्ति है, कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। धूमिल कविता के बारे में इतनी गहराई से सोच रहे थे क्योंकि वे कविता को भीतर से सिर्फ अंतर्वस्तु के धरातल पर नहीं, बल्कि भाषिक और संरचनात्मक स्तर पर बदलना चाहते थे, क्योंकि भाषिक और संरचनात्मक स्तर पर बदलकर ही कथ्य के लिए जगह बनाई जा सकती थी, नए कथ्य के लिए। इसलिए धूमिल ने न सिर्फ एक नए तरह की कविता के लिए संघर्ष किया, बल्कि कविता के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने बार बार कविता के बारे में विचार भी किया। धूमिल एक बहुत ही सचेत और जागरूक कवि थे, जो कवि कर्म को बहुत अधिक गंभीरता से लेते थे। इसीलिए धूमिल के विद्रोह का बहुत गहरा संबंध उनकी कविता संबंधी अवधारणा से है। इसलिए ज़रूरी है कि हम धूमिल की कविताओं पर बात करने से पहले धूमिल की कविता संबंधी अवधारणा पर बात करें और उसे अच्छी तरह से समझ लें।